हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन लाइन का डिस्टेंस प्रोटेक्शन का बारे में। डिस्टेंस प्रोटेक्शन का जो बेसिक व्यू उसके बारे में हम लोग इसका बेसिक्स का बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे इसका पहले वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग ये डिस्कस किया था ट्रांसमिशन लाइन का इसका जो लाइन डिफरेंशियल का बारे में डिस्कस किया था, राइट। ये हमारा नॉर्मली इंडस्ट्रियल सिस्टम है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। इसमें हमारा जो ग्रिड का ट्रांसमिशन लाइन, ये हमारा ग्रिड आ रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आ रहे हैं। वहाँ आपका इंडस्ट्री का अंदर जो इसका आईएसबीएल में आके आपका कोई ट्रांसफार्मर का साथ आपका साथ कनेक्टिविटी हो रही है ग्रिड का, राइट। इस केस में आपको नॉर्मली इस ट्रांसमिशन लाइन जो भी आपका ओवरहेड या अंडरग्राउंड जो भी ट्रांसमिशन लाइन आपका लगा हुआ, इसका प्रोटेक्शन के लिए जैसे हम लोग पहले डिस्कस किया था, दो तरीका है इसका यूनिट प्रोटेक्शन से रिलायबल प्रोटेक्शन के लिए। एक आपका केबल डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, दूसरा आपका डिस्टेंस प्रोटेक्शन है, ठीक है। आपको लास्ट वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था इसका लाइन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में, राइट। लाइन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन अभी आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस प्रोटेक्शन। सबसे पहले आपको ऑलरेडी लाइन डिफरेंशियल है, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था, वो बहुत रिलायबल एंड सिक्योर प्रोटेक्शन है और फास्टेस्ट प्रोटेक्शन है, ठीक है। अगर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में ऑलरेडी लाइन डिफरेंशियल यूज़ कर रहे हैं तो फिर डिस्टेंस प्रोटेक्शन का क्या पर्पज़ है, जो मेन पर्पस क्या है डिस्टेंस प्रोटेक्शन का, वो चीज़ पहले समझ लेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग जैसे फ्रेंड्स हम लोग लाइन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस किया, राइट। उसमें हम लोग को देखेगा तो इसमें जो नॉर्मल में क्या हो रहा है आपका, ये रिले इस सीटी का करंट देख रहे हैं, ये रिले इस सीटी का करंट देख रहे हैं, और कम्युनिकेशन का थ्रू ये करंट इस करंट को यहाँ बता रहे हैं और इस करंट को यहाँ बता रहे हैं, और रिले आपस में डिफरेंशियल करंट निकाल के इसका ट्रिपिंग इनिशिएशन कर रहे हैं, राइट। सो इसमें जो मेन रोल कर रहा था इसका रिलेबिलिटी के ऊपर मेन रोल करता है इसका कम्युनिकेशन है, ठीक है। अगर ये रिले टू ये रिले का जो बीच में जो कम्युनिकेशन है, अगर वो फेल हो गया तो इस पूरा प्रोटेक्शन ही आउट हो गया। कंप्लीट प्रोटेक्शन में आप जितना भी कर सकिए वो सब आपको आउट हो गया है, क्योंकि ये एक सिंगल एलिमेंट का वजह से, ठीक है। अगर ये मेन आपको कम्युनिकेशन फेल हो गया तो दूसरा चीज़ है, इवन इस रिले फेल हो गए, रिले हैंग हो गए, उस केस में भी आपको कोई एक बैकअप प्रोटेक्शन तो चाहिए, राइट। सो मेन ये दोनों है, और ये दो रीज़न का वजह से है। और तीसरा रीज़न है फ्रेंड्स, नॉर्मली आप देखेगा तो लाइन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, जैसे हम लोग लास्ट टू लास्ट वीडियोस में हम लोग जो लाइन फॉल्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, उसमें ट्रांसमिशन लाइन में क्या क्या प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं हम लोग डिस्कस किया, राइट। उसमें आप देखेगा तो लाइन डिफरेंशियल कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ आपको बहुत शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, छोटा ट्रांसमिशन लाइन है। शॉर्ट मतलब आपको बहुत कम डिस्टेंस का ट्रांसमिशन लाइन है, या नहीं तो जहाँ ट्रांसमिशन लाइन ओवरहेड नहीं है, प्योरली अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन है, अंडरग्राउंड केबल का ट्रांसमिशन लाइन है, उस जगह में आप केबल डिफरेंशियल प्रोटेक्शन या नहीं है तो इसका जो लाइन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को आप वाइडली यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ आपको ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का ऊपर रिले आप ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन जैसे ट्रांसमिशन लाइन आउट हुआ है तो कम्युनिकेशन भी आउट हो सकते हैं। तो इसीलिए आप इसका बैकअप कुछ प्रोटेक्शन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग डिस्टेंस प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। डिस्टेंस प्रोटेक्शन ही क्यों यूज़ करते हैं इसका बैकअप में, क्योंकि डिस्टेंस प्रोटेक्शन है आफ्टर लाइन डिफरेंशियल के बाद आपको बहुत रिलायबल, सिक्योर एंड फास्टेस्ट प्रोटेक्शन है, ठीक है। उसका अलग अलग जोन्स ऑफ प्रोटेक्शन होते हैं, वो सारे हम लोग इन डिटेल आगे वीडियोस में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। इवन आपका डिस्टेंस प्रोटेक्शन में भी तो आप कम्युनिकेशन का थ्रू ट्रिपिंग करते हैं, लेकिन आप कम्युनिकेशन फेल भी हो गया तो फिर भी वो डिस्टेंस प्रोटेक्शन अपना काम करता ही है, विथ टाइम डिले का साथ या जोन 2 में जो भी अपना काम तो करेगा ही। अनलाइक डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, जैसे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में क्या है, अगर कम्युनिकेशन फेल हो गया तो ये कुछ भी नहीं करेगा, ना आपको लाइन को ट्रिप करेगा, ना प्रोटेक्शन आइडेंटिफाई करेगा, ना कोई फॉल्ट को आइडेंटिफाई करेगा, कुछ नहीं करेगा। ये लाइक पैरालाइज हो गया ये कंप्लीटली, अगर ये फेल हो गया तो, राइट। लेकिन डिस्टेंस प्रोटेक्शन ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। आगे वीडियोस में हम लोग को पूरा क्लियर आइडिया हो जाएगा। सो ये रीजंस का वजह से इवन हमारा पास लाइन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, फिर भी ये तीन रीजन का वजह से, ठीक है। सबसे फर्स्ट आपको कम्युनिकेशन फेल होने से ये कुछ नहीं कर पाएगा।
ठीक है। दूसरा रीज़न है फ्रेंड, जहाँ आपको ट्रांसमिशन लाइन है आपका केबल का थ्रू हुआ, या नहीं तो बहुत शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, वहाँ भी आप ओनली आपको केबल डिफरेंस है उसमें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ बहुत लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है उसमें आपको ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस या लाइन का इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ आपको सिर्फ इसी प्रोटेक्शन से आप इसको प्रोटेक्शन ऑफर नहीं कर सकते, उसमें आपको डिस्टेंस प्रोटेक्शन है बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये है। ठीक है, सो इस रीजंस का वजह, इवन आपका रिले भी फेल हो गया तो इसका बैकअप तो कुछ प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, सो ये 3 रीजन का वजह से आप डिस्टेंस प्रोटेक्शन हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं। ठीक है, इरेस्पेक्टिव बहुत जगह आप देखेगा तो इवन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में भी डिस्टेंस प्रोटेक्शन यूज़ कर देते हैं। इवन वहाँ आपको लाइन डिफरेंशियल है फिर भी आप यूज़ कर देते हैं, क्योंकि इसका बैकअप प्रोटेक्शन जैसे यूज़ करेगा डिस्टेंस प्रोटेक्शन। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी डिस्कस करेंगे डिस्टेंस प्रोटेक्शन क्या होता है और वो कैसे काम करते हैं, इसका डिटेक्शन कैसे करते हैं, वो बेसिक व्यू आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मैं एज्यूम कर रहा हूँ फ्रेंड्स ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन जैसा मैं ये इसका एज्यूम कर रहा हूँ जेड, ये ट्रांसमिशन लाइन को एक लंप इम्पीडेंस जैसा हम डिराइव करेगा तो ये ट्रांसमिशन लाइन में लंप इम्पीडेंस आपको एक जेड का नाम पे ऐसे आ गया था। ठीक है, और ये आपका सोर्स का वोल्टेज है, सोर्स का इम्पीडेंस है जेड से। ठीक है, ये आपका लोड का साइड इम्पीडेंस है। सो आपका ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक आपको एंड हो रहा है ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है फ्रेंड, सो आपका रिले कहाँ पे है, आपका रिले यहाँ है ट्रांसमिशन लाइन स्टार्टिंग पे। सो आपको सोर्स का इम्पीडेंस को कवर नहीं करे, यहाँ से आपको ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस प्लस लोड का इम्पीडेंस पूरा कवर करेगा। ठीक है, सो इस जगह पे आप सीटी का साथ साथ यहाँ का वोल्टेज भी आप मेजर करके इसका वोल्टेज और करंट का रेशियो अगर आप निकालेगा तो उसको आएगा, आपको इम्पीडेंस आएगा। राइट, सो आप अगर आप इस पॉइंट पे जहाँ सोर्स का बाद आप इसका सीटी से करंट लिया और इसमें पीटी से आप वोल्टेज लिया, और ये दोनों का रिले में आप अगर वोल्टेज बाई करंट ये दोनों का अगर रेशियो निकालेगा तो वो आएगा, आपको इम्पीडेंस आएगा। वो इम्पीडेंस क्या है, जो रिले मेजर कर रहा है इम्पीडेंस यहाँ से टूवर्ड्स दिस साइड, इस तरफ जो रिले आपको जो मेजर कर रहे हैं वो इम्पीडेंस आएगा। वो इम्पीडेंस क्या आएगा फ्रेंड्स, हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट या नेटवर्क थ्योरी में हम लोग ऑलरेडी पढ़ा होगा। ये इम्पीडेंस सिंपली आएगा आपका, जो आपका लाइन का इम्पीडेंस प्लस आपका लोड का इम्पीडेंस आएगा। ठीक है, सो जेड एल है लाइन इम्पीडेंस और जेड लोड है आपका लोड इम्पीडेंस। सो सिंपली यहाँ जो रिले है आपको वोल्टेज बाय करंट आप इसको रिले का अंदर कैलकुलेट करके निकालेगा तो ये प्योरली यहाँ से जो रिले इस तरफ जो इम्पीडेंस जो भी देखेगा वो इम्पीडेंस आएगा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे फॉल्ट का केस में क्या होता है। ठीक है, ठीक है, अगर फॉल्ट का केस में, लेकिन अगर इसको आप वेक्टर डायग्राम में अगर ड्रॉ करेगा, वेक्टर डायग्राम में ड्रा करेगा तो क्या होगा, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस में आप रेसिस्टेंस ले लीजिए, वाई एक्सिस में आप रिएक्टेंस ले लीजिए। ठीक है, वाई एक्सिस में रिएक्टेंस ले लीजिए। ठीक है, अभी आप देखेगा तो ट्रांसमिशन लाइन का नेचर कैसे होते हैं, अगर ट्रांसमिशन लाइन लॉन्ग है और ट्रांसमिशन लाइन नॉर्मली आपका क्या होते हैं, इसका ट्रांसमिशन लाइन का रेसिस्टेंस बहुत बहुत कम होते हैं कंपेयर टू इसका रिएक्टेंस है। ठीक है, इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन में हम बोलते हैं एक्स बाई आर रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि रेसिस्टेंस नेग्लेजिबल है। बहुत सारे एनालिसिस में हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, क्योंकि रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप लोड का तरफ देखेगा तो आपका लोड क्या रहता है, हमेशा लोड नियर टू यूनिटी पावर फैक्टर रहते हैं। राइट, हमारा कंसिडर, क्योंकि हमारा लोड में आपको पेनाल्टी लग जाते हैं अगर आप यूनिटी पावर फैक्टर या नियर नियर टू यूनिटी पावर फैक्टर अगर आप मेंटेन नहीं करेगा तो आपको पेनाल्टी रहेगा। इसी वजह से लोड में एट एनी कॉस्ट लोड का तरफ आप नियर टू यूनिटी पावर फैक्टर या 0.8 लैगिंग से लेकर नियर टू यूनिटी पावर फैक्टर आप मेंटेन करते हैं। सो अगर इसी को हम लोग आर एक्स प्लेन में, जो आर एक्स प्लेन में अगर इसका ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस और लोड का इम्पीडेंस अगर आप ड्रॉ करेगा तो ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस क्या बोला मैंने आपको, प्योरली रिएक्टेंस है। फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन लाइन का ओनली रिएक्टेंस है, तब आपको ये सिर्फ आपको वाई एक्सिस में आएगा। राइट, क्योंकि इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो रेसिस्टेंस जीरो है और ओनली रिएक्टेंस ही है।
अगर आप ट्रांसमिशन लाइन का डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिएक्टेंस और बढ़ेगा, और बड़ा लाइन है तो और ज़्यादा बढ़ेगा, और बड़ा है तो और बढ़ेगा, कम है तो कम रहेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस जीरो है। प्योरली इसका प्लॉटिंग है पूरा ट्रांसमिशन लाइन का इसी लाइन पे रहेगा, ठीक है। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में थोड़ा सा हम लोग रेसिस्टेंस भी होगा सोच के हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसका थोड़ा सा इससे, क्योंकि जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस है तो उतना आपको ये वाई एक्स जो इसका रिएक्टेंस लाइन है या वाई एक्सिस से आपको दूर रहेगा। क्यों? आपका रेसिस्टेंस बढ़ रहा है तो जैसे यहाँ रेसिस्टेंस इतना ही है, ऐसे रेसिस्टेंस ज़्यादा बढ़ रहे हैं इसका रिएक्टेंस का साथ है तो आपको स्लोप भी बढ़ेगा, राइट। तो ऐसे है, ठीक है। तो जितना आपको जनरली क्या होता है हमारा ट्रांसमिशन लाइन में, रिएक्टेंस पर किलोमीटर होते हैं, रेसिस्टेंस पर किलोमीटर होते हैं। अगर किलोमीटर बढ़ेगा तो इसका रेसिस्टेंस रिएक्टेंस जैसे बढ़ रहा है इसके साथ साथ रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, राइट। किलोमीटर बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपको रिएक्टेंस बढ़ रहा है तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन आपको रिएक्टेंस बहुत मेजर है, रेसिस्टेंस बहुत कम है, इसीलिए जो रेसिस्टेंस इंक्रीमेंट है बहुत कम है कंपेयर टू रिएक्टेंस है। तो इसीलिए आपको ये टू वर्ड्स एक्स में आपको रिएक्टेंस लाइन का पास में रह रहे हैं इसको, राइट। तो ये आपका ट्रांसमिशन लाइन का इम्पिडेंस होते हैं, ठीक है। अगर ये आपको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें रिएक्टेंस बहुत कम है तो ये और टू वर्ड्स आपको रिएक्टेंस लाइन का पास रहेगा। जिसमें आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें आपको रेसिस्टेंस बहुत मेजर है, वो थोड़ा अवे फ्रॉम आपको रिएक्टेंस लाइन से आपको दूर रहेगा, ठीक है। ये स्लोप और बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको ओवरऑल पिक्चर में आपको ट्रांसमिशन लाइन का आपको ऐसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन आप लोड का अगर देखेगा तो लोड में आपको जैसे बताया था, लोड जनरली आपको यूनिटी पावर फैक्टर रहते हैं, राइट। अगर आपका लोड इतना ज़्यादा है, ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर है तो आपको प्योरली इसी रेसिस्टेंस लाइन पे रहेगा, ठीक है। अगर लोड ज़्यादा है, मतलब लोड आपको ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस इसका कम है, करंट ज़्यादा खींचेगा, यहाँ रहेगा, ठीक है, यहाँ रहेगा। अगर लोड और कम कर दिया तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। रेसिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब क्या है, आपका लोड कम हो रहा है, राइट। करंट रेसिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब आपको करंट कम हो रहे हैं, लोड कम हो रहे हैं, राइट। सो ऐसे आपको इसी रेसिस्टेंस का लाइन में ही आपको इधर उधर मूव करेगा इसका लोड का लाइन, अगर यूनिटी पावर फैक्टर है तो, राइट। अगर लैगिंग पावर फैक्टर है तो इसका जस्ट ऊपर वाला लाइन में आपको मूव करेगा। वो भी कैसे मूव करेगा, नॉर्मली आप 0.8 मैक्सिमम है, 0.8 लैगिंग से नीचे जाता ही नहीं है। 0.8 में वर्स्ट केस में बता रहा हूँ, जनरली आप 0.95 0.98 0.96 ऐसे ही लैगिंग पावर फैक्टर में रहते हैं या नियर टू यूनिटी पावर फैक्टर रहते हैं। अगर लीडिंग में भी गया है तो नियर टू यूनिटी पावर फैक्टर है, 0.9 लीड 0.8 लीड वहाँ तक ही जाते हैं। तो इसीलिए आपको लोड हमेशा अप्रॉक्सीमेटली आपको इसी लाइन में ही रहेगा लोड, ठीक है। आपको ट्रांसमिशन लाइन का इसका इससे कंपेयर करेगा तो लोड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन क्या है, ये प्योर कंडक्टर है एक, लेकिन लोड ऐसा प्योर कंडक्टर नहीं होगा, राइट। लोड में होगा थोड़ा सा एम्पियर होगा, इसका इम्पिडेंस थोड़ा ज़्यादा ही होगा, इससे इससे ज़्यादा ही होगा। इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा दूर दिखा रहा हूँ मैं इसका रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। इसका लोड का देखेगा तो थोड़ा सा दूर ही, ट्रांसमिशन लाइन से कंपेयर करें तो बहुत कम है। क्यों कम है, अगर आप देखेगा तो अगर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का बराबर तो लोड रेजिस्टेंस नहीं होगा, राइट। अगर हो गए तो फॉर एग्जांपल मैं सोच रहा हूँ लोड रेजिस्टेंस यहाँ है, तब आपको क्या होगा, आपको 220 केवी वोल्टेज है तो 110 केवी वोल्टेज सीधा आपको ट्रांसमिशन लाइन में ड्रॉप होगा, 110 केवी ही मिलेगा आपको लोड में। समझ गए फ्रेंड्स, सिंपल। तो इसीलिए आपको मेजॉरिटी आपको वोल्टेज यहाँ जो भी वोल्टेज है आपको 10% का अंदर ही यहाँ वोल्टेज मिल रहे हैं, राइट, लोड में। इसका मतलब क्या है, आपको ओनली मैक्सिमम 10% ड्रॉप यहाँ हो रहे हैं, मैक्सिमम 10% ड्रॉप हो रहे हैं। मतलब आपको क्या है, इसका जो भी इम्पिडेंस है उसमें ओनली 10% ऑफ इसका जो भी ट्रांसमिशन लाइन का इम्पिडेंस है ओनली 10% ऑफ इम्पिडेंस ही आपको ये ट्रांसमिशन लाइन का है, राइट। लोड का जो भी इम्पिडेंस है उसमें 10% ही रहेगा ट्रांसमिशन लाइन का, क्योंकि आपको ओनली 10% वोल्टेज ही आपको मैक्सिमम ड्रॉप होगा यहाँ। तो इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन से कंपेयर करेगा तो लोड का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। इसका बराबर नहीं, इसका बराबर हो गया तो वो भी एक फॉल्ट ही है, मतलब ऑलमोस्ट फॉल्ट जैसे ही है, राइट। तो इसीलिए आपको इतना दूर में आपको ड्रॉ किया था लोड का, और वो भी आपको नियर टू यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग में या लीडिंग में, ठीक है।
सो अभी इसको प्लस ट्रांसमिशन लाइन को, ये दोनों को ऐड करेगा तो इट इज़ समवेयर, आपको फॉर एग्जांपल लोड लाइन यहाँ है, राइट, लोड का यहाँ है, आपको ट्रांसमिशन लाइन का यहाँ है, ये दोनों को सम करेगा तो नियर टू यहाँ आपको पूरा जो रिले का इम्पीडेंस जो दिखेगा आपको पूरा इसमें ऐसे दिखेगा, ये दोनों का वेक्टर सम में दिखेगा आपको, रिले जो भी दिख रहा है आपको इम्पीडेंस वो है। ठीक है फ्रेंड। सो अभी हमको फॉल्ट का केस में क्या हो, ये तो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में ऐसे ही है, नॉर्मल कंडीशन में रिले ऐसे दिखेगा। लेकिन अभी कभी फॉल्ट हुआ, फॉल्ट हुआ तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट केस में एक कंसिडर कर रहा हूँ, फॉल्ट हुआ इसी ट्रांसमिशन लाइन में सम डिस्टेंस में फॉल्ट हुआ था, सम m किलोमीटर्स डिस्टेंस में आपको फॉल्ट हुआ। ठीक है, फॉल्ट हुआ है तो वो फॉल्ट भी आपको सॉलिड फॉल्ट है, उसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है फॉल्ट में, सॉलिडली आपको ग्राउंड ये आकर एक ग्राउंड के साथ टच कर दिया, प्योरली सॉलिडली ग्राउंडेड फॉल्ट है। उस केस में क्या होगा, जो भी अभी रेसिस्टेंस जो भी आपको रिले अभी देख रहे हैं उसका वोल्टेज बाय करंट का रेशियो देखेगा तो इसका इम्पीडेंस क्या होगा, आइडियली आपको ओनली इतना ही होगा, प्रोवाइडेड आपको लोड साइड आप इस साइड आपका रेसिस्टेंस बहुत कम है, ये पूरा कम है, ये बहुत ज़्यादा है। सो मैं आइडियली सोच रहा हूँ पूरा की पूरा करंट आपको फॉल्ट में इसी में ही घूम रहे हैं, इस साइड आपको बिल्कुल करंट नहीं जा रहे, लेकिन आइडियली नहीं होगा, लेकिन मेजॉरिटी आपका करंट 99% करंट यहाँ जाएगा, ओनली 1% या 0.1% करंट आपको इस साइड जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ बहुत कम है, यहाँ जा ये बहुत ज़्यादा है। सो हम लोग ये कंसिडर करेंगे इसमें करंट ऑलमोस्ट जीरो है, तो जो भी इसका रेसिस्ट वोल्टेज पे करंट जो रेशियो निकालेगा तो आपको क्या होगा, ये करंट वोल्टेज बाय आई एफ, जो फॉल्ट करंट है वोल्टेज बाय आई आर है ना, आई आर इज इक्वल टू आई एफ ए प्लस आई एल है, राइट। लेकिन मैं आपको बताया था आई एल ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है कंपेयर टू आई एफ है, सो आई एल को नेग्लेज कर दिया तो जो भी आपको ये आई आर है वो आई एफ ही है। ठीक है, सो सिंपली यहाँ जो रेशियो है वी आर बाई आई आर इज इक्वल टू वी आर बाई आई एफ है। सो आई एफ है तो ऑब्वियसली क्या होगा, इतना ही इम्पिडेंस है। ठीक है, जेड एफ है वो जेड एफ इज इक्वल टू एम इंटू जेड एल। ठीक है, ये एम में आपको फॉर एग्जाम्पल ट्रांसमिशन लाइन 100 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन है, अगर आपको 50 किलोमीटर में हुआ है तो एम 0.5 है, सो इसका ये 50 किलोमीटर आधा होगा इसका। ठीक है, सो बेसिकली आपको ये एक फैक्टर है आपको कितना दूर में हुआ था, राइट। सो एम जेड एल है। अभी इसको अगर आप वेक्टर डायग्राम में ड्रॉ करेगा तो ये क्या हुआ, उसी ट्रांसमिशन लाइन का इम्पिडेंस है लेकिन कम हो गया, राइट। सो उसी में पूरा इम्पिडेंस में आपको जेड एल है, लेकिन इसी में ही 50% या 60% है तो इसका प्रोपोर्शनल है, 50% है तो इसी जेड एल में एग्जैक्ट आधा में, अगर इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा है, 90% में तो यहाँ है, 10% में तो यहाँ है, ऐसा आपको इसी में ही आपको इम्पिडेंस आ रहे हैं आपको, राइट। सो फॉल्ट जो भी इम्पिडेंस आ रहे हैं आपको यही पर ही आ रहे हैं। ठीक है, ये आपको सॉलिडली ग्राउंडेड फॉल्ट है तो। ठीक है, सो हमको ये समझ में आ रहे हैं आपको सॉलिडली ग्राउंडेड फॉल्ट में, अगर आपको कोई भी ये रिले जो भी रीड कर रहे हैं, अगर वो रिले आपको जेड है, जो मिनिमम रीड करेगा वो जेड है। ठीक है, अगर मतलब जो मैं रीड करेगा, अगर जेड से जो भी वैल्यू इससे कम आपको रीड करेगा, जेड या जेड से जो भी वैल्यू इससे कम अगर रिले रीड कर रहे हैं, मतलब इसमें ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट है, फॉल्ट है मतलब आपको लोड का आपको नेग्लिजिबल हो गया, लोड को आपको कोई भी ऐसा फॉल्ट है लोड को पूरा बाईपास कर दिया, लोड को आपको संट कर दिया, शॉर्ट कर दिया, मतलब आपको कोई भी फॉल्ट है, आपको ट्रांसमिशन लाइन में कहीं पे भी फॉल्ट है, इसीलिए आपको लोड में बिल्कुल नहीं आ रहे, आपको रिले में ओनली इसी लाइन में ही आपको पड़ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपको रिले जो दिख रहे हैं वो आपको ट्रांसमिशन लाइन का जो इम्पिडेंस है या इससे कम वैल्यू दिखता है, मतलब ये आपको फॉल्ट है, ये आपको थंब रूल है, राइट। सो ये मैं आपको बताया था सॉलिडली ग्राउंडेड फॉल्ट में। अगर फॉर एग्जांपल जो फॉल्ट है अगर सॉलिडली ग्राउंडेड नहीं है, फॉल्ट का इम्पिडेंस रेजिस्टेंस जीरो नहीं है, तब क्या होते हैं हम लोग देख लेंगे। फॉर एग्जांपल फॉल्ट का रेजिस्टेंस जीरो नहीं है तो क्या होगा, अभी जो भी रिले रीड कर रहे हैं आपको वी आर बाई आई एल है, अभी भी आपको क्या है जो रिले रीड कर रहे हैं वो करंट है, फॉल्ट करंट प्लस लोड करंट है। अभी भी मैं सोच रहा हूँ ये फॉल्ट का जो रेसिस्टेंस है वो लोड रेसिस्टेंस से बहुत ही कम है। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस से बहुत कम है तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ एनालिसिस के लिए, सो वी आर बाई आई एफ होगा। सो ये आपका फॉल्ट इम्पिडेंस होगा, फॉल्ट इम्पिडेंस क्या हो गया, इसी रिएक्टेंस एम जेड एल प्लस आर एफ हो गया फॉल्ट।
ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ देखेगा तो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सो इसी लाइन में पड़ गया है, लेकिन अभी इसमें रेजिस्टेंस है थोड़ा सा। सो आपको क्या होगा, इसी में ही थोड़ा रेजिस्टेंस का कंपोनेंट भी आएगा, इस लाइन से थोड़ा इस तरफ मूव होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं आप। रिएक्टेंस, अगर रिएक्टेंस उसमें ऐड कर रहे हैं तो लाइन उस तरफ मूव होगा, रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं तो लाइन इस तरफ मूव होगा। तो इसीलिए लाइन क्या होगा, इसी एम जेड एल में आपको यहाँ से आपको फॉल्ट का रेजिस्टेंस आर एफ आप ऐड करेगा, तो ये आपका आर एफ है, उसी को ही आपको यहाँ प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ आप प्रोजेक्ट करेगा तो जो इसका ऐड करने के बाद वेक्टर सम आपको आएगा एम जेड एल प्लस आर एफ होगा। ठीक है, ये आपको वेक्टर सम है, एम जेड एल प्लस आर एफ होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेगा तो पहले मैं सोचा था अगर सॉलिडली ग्राउंडेड फॉल्ट है तो जो भी जेड एल के नीचे कोई भी वैल्यू पे अगर आप डिटेक्ट करते हैं तो ये आपको फॉल्ट है। लेकिन लेकिन आपको अगर रेसिस्टेंस फॉल्ट है फिर भी आप देखेगा तो ये अगर मैं जेडल में अगर एक सर्किल ड्रॉ करूँगा, ठीक है, ये जेडल का अंदर कहीं पे भी अगर फॉल्ट है तब भी, इवन रेसिस्टेंस फॉल्ट है तब भी आपको ये क्या कर रहे हैं, ये पकड़ रहे हैं, अभी भी ये इस जेडल का सर्किल है इसके अंदर ही है। आपको आइडियल कंडीशन में जब लोड है तब आपको इसका जो रिले जो दिखेगा वो आपको ऐसा इसका आसपास रहेगा, राइट, यहाँ इतना दूर में रहेगा। तो मैं आपको ये जेडल का अंदर कोई भी सर्किल ऐसे ड्रॉ करूँगा, इसके अंदर कहीं पे भी या इसका सर्किल कहीं पे भी आपको अगर ये रिले आपको इम्पीडेंस रीड कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें फॉल्ट है, राइट। सो ये फॉल्ट है। सो ऐसा हम लोग ये बेसिक डिस्टेंस प्रोटेक्शन को हम लोग अचीव कर सकते हैं, राइट फ्रेंड। लेकिन ये आपको बेसिक प्रोटेक्शन है, लेकिन इसमें आपको दो डिसएडवांटेज जैसा मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, जहाँ आपका लाइन बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है आपका, लाइन बहुत लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, तब इसका जो रिएक्टेंस है, इसका जो इम्पिडेंस है लाइन का रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा है, तब आपको क्या होगा, या ऑलमोस्ट ऐसा हो सकता है आपको रेसिस्टेंस का इसका जो लोड एरिया है वो भी आपको इसका सर्किल जो आप ड्रॉ कर रहे हैं उसमें आपको लोड तक आ सकते हो, जिसमें आप लोड है बहुत कम है आपको, मतलब लोड का रेसिस्टेंस आपको बहुत कम है, और ट्रांसमिशन लाइन का जो रिएक्टेंस है या इम्पिडेंस है वो भी आपको बराबर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट इसके आसपास। वो आप वोल्टेज कंपनसेशन से इसको अचीव कर रहे हैं जो भी आपको, लेकिन इसका बराबर आ रहे हैं। तब आपको इसका सर्किल जो ड्रॉ करेगा तो उसमें आपको इवन लोड भी आ जा रहे हैं, कुछ यहाँ लोड भी आ जा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं लॉन्ग लाइन में लोड एनक्रोचमेंट बोलते हैं, क्योंकि इसमें अगर इसी सर्किल के अंदर ही हम लोग फॉल्ट को डिटेक्ट किया है तो हम लोग पहले क्या किया था, इस सर्किल का बाहर जो भी है फॉल्ट नहीं है, इस सर्किल के अंदर जो भी अगर इम्पिडेंस दिख रहे हैं तो वो फॉल्ट है। लेकिन वही अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ये लोड का एरिया भी इसमें सर्किल के अंदर कवर हो गया, सो कोई भी लोड अगर इस एरिया में है तो उस केस में भी ये अननेसेसरी न्यूसेंस ट्रिपिंग क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए जहाँ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है वहाँ हम सिंपली ये सर्किल को फॉलो नहीं करेगा, हम लोग इसको लोड एनक्रोचमेंट को आप अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेंस यूज़ करते हैं। क्योंकि हम लोग लेंस मतलब आप पूरा सर्किल को हम लोग फॉल्ट जोन को नहीं कंसिडर करेंगे, ओनली हम लोग जैसे हमारा लेंस होते हैं, लेंस जैसा आइस कैसे होते हैं, आइस का लेंस है ऐसे ही है, ऐसे रहते हैं, राइट, आइस का लेंस जैसे लीफ जैसे रहते हैं, राइट। सो मेरे को ओनली इस जोन का अंदर कोई भी आपको इम्पिडेंस अगर रिले देख रहे हैं तो तब भी फॉल्ट है, इस जोन का बाहर जो भी है आपको फॉल्ट नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, ऐसे हम लेंस यूज़ करके इसको लोड एनक्रोचमेंट प्रॉब्लम को हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, इवन ये लेंस से मैं दूसरा बोलता हूँ, ये ब्लाइंडर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लाइंडर्स मतलब क्या है, हम लोग ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरफ और एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरफ, उस केस में आपको जो भी आपको ब्लाइंडर का अंदर अगर आपको इम्पिडेंस दिख रहे हैं, सर्किल का अंदर है और ब्लाइंडर का अंदर भी है, तब इसको इम्पिडेंस प्रोटेक्शन को या नहीं तो जो आप डिस्टेंस प्रोटेक्शन को ये ब्लॉक करेगा। ब्लाइंड मतलब ब्लाइंड करेगा, उसको देखेगा नहीं है। जो ब्लाइंडर जहाँ ड्रॉ करेगा इसके अंदर एरिया को ये देखेगा ही नहीं है, ब्लाइंड है वो। ठीक है, उसको ब्लाइंडर्स यू बोलते हैं। ठीक है, वो हम आगे वीडियोस में हम क्लियरली बताएंगे। सो ऐसा हम लोग लॉन्ग लाइन में हम लोग इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, आपको लेंस या ब्लाइंडर प्रोटेक्शन यूज़ करके हम लोग डिस्टेंस प्रोटेक्शन को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बहुत शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या हो सकते हैं, कभी अगर फॉल्ट हुआ है तो इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फॉल्ट का रेसिस्टेंस, तब आपको क्या होगा, ये आपको सर्किल का बाहर भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताया था, यही आपको
ट्रांसमिशन लाइन में सफिशिएंट ट्रांसमिशन लाइन है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है तो ये जेडल भी ज़्यादा है, कोई भी फॉल्ट रेसिस्टेंस होगा वो भी इसका अंदर ही रह सकते हैं। लेकिन अगर आपका ट्रांसमिशन लाइन ही बहुत छोटा ट्रांसमिशन लाइन है तब आपको लाइन का जो इम्पीडेंस है वो भी बहुत कम होगा। अगर कभी कभी ऐसे हो सकते हैं जो फॉल्ट रेसिस्टेंस है उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट। तब उस केस में क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा। तब आपका जो बेसिक प्रोटेक्शन है क्या है, आपका इस सर्किल का अंदर का एरिया को फॉल्ट समझ के वो ट्रिप करेगा, बाहर जो भी एरिया है आपको फॉल्ट नहीं समझेगा। लेकिन आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आपको इसमें आपको ये कम होने की वजह से आपको नेट इम्पीडेंस जो रिले रीड करेगा वो आपको इस सर्किल से बाहर रीड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये भी तो फॉल्ट ही है, ठीक है। लेकिन इसको आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सिंपल ऐसा आप एक सर्किल से डिटेक्ट कर रहे हैं, तो ठीक है। उसको आप अवॉइड करने के लिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग क्वाड्रिलेटर क्वाड्रिलेटर इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग कुछ नहीं है, ये आप न्यूमेरिकल रिले है फ्रेंड्स। न्यूमेरिकल रिले में आप सिंपली सर्किल की जगह जो भी आपको चाहिए, जो शेप चाहिए आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। उस शेप का अंदर जो भी फॉल्ट इम्पीडेंस अगर ये दिख रहा है तो उसको फॉल्ट है, इस जोन का अंदर बाहर दिख रहा है तो फॉल्ट नहीं है। और उसमें आप कुछ एरियाज ब्लाइंड भी कर सकते हैं, उस इस जोन का इस एरिया का अंदर आया और ब्लाइंड जोन का अंदर भी आया तो उसको ब्लॉक करेगा। ओनली इस जो जोन एरिया का अंदर आ रहे हैं, ब्लाइंड जोन में नहीं है तो वो फॉल्ट डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसा हम लोग इंस्टेड ऑफ सर्किल है कोई एक शेप है, यहाँ हम लोग क्वाड्रिलेटर एक शेप ड्रॉ किया था, ठीक है। उसके अंदर जो भी है फॉल्ट है तब इसको हम डिटेक्ट, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो लोड बहुत दूर है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। लोड बहुत दूर है तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ऐसे एक कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके इसको हम लोग फिर भी हम लोग एक डिस्टेंस प्रोटेक्शन हम लोग ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये फ्रेंड्स हमारा आज के हमारा टॉपिक है। आगे हम लोग डिस्टेंस प्रोटेक्शन का कैसे अचीव करेंगे इसको, ठीक है। इससे हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इसमें डिफरेंट जोन्स ऑफ फॉल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। इसका जो लॉजिक्स है वो सब की सब हम लोग आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।